हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर में सामाजिक समस्याओं पे। एक टॉपिक है अल्पसंख्यक या जिनको हम माइनॉरिटीज़ बोलेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। मैं मीनू तंवर समाजशास्त्र विभाग से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यक होते क्या हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि भारत के अंदर जो है वो विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रजाति आदि के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि दो तरह की जनसंख्या है, एक तो बहुसंख्यक और एक अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक कौन से होते हैं? जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हिंदुस्तान है तो यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है वो अधिक संख्या में निवास करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं संख्या में, जैसे मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, जैन, ब्राह्मण या इसके अलावा सिख समुदाय के लोग हैं। तो ये जो लोग हैं उनको हम अल्पसंख्यकों के अंदर श्रेणी के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये जो है वो संख्या के अंदर कम है। कई बार भाषाओं के आधार पर भी अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, जैसे कश्मीरी, हरियाणवी, इसके साथ साथ मलयालम, कन्नड़, तमिल, ये लोग भी कभी कभी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आ जाते हैं। किंतु हम यहाँ पर बात करेंगे धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं। तो विशेष रूप से अल्पसंख्यक का तात्पर्य उस समूह से होता है जो धर्म, भाषा या जाति के आधार पर बहुत कम होते हैं। तो 1957 की यदि हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है केरल के शिक्षक विधेयक के संदर्भ में अल्पसंख्यक समूह उस समूह को माना है जिनकी जनसंख्या जो है वो 50% से कम होती है। ठीक है, तो उसको हम अल्पसंख्यक समूह के अंदर गिनेंगे। और भारतीय संविधान के अंदर यदि हम देखें तो अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जो कि संख्या में बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिख धर्म हो गया, मुसलमान, जैन, ईसाई, या जनजातियों को भी, कुछ जनजातियां भी ऐसी हैं जो हमारे अल्पसंख्यकों की श्रेणी के अंदर आती है। तो भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक होते हैं और जनजातियों के आधार पर भी अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। तो ये कुछ श्रेणियां हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये जो है भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की यदि हम बात करें तो भारत में जो है मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो 13.81 करोड़ है। और जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान चले गए थे और कुछ जो है वो यहाँ पर रह गए थे। तो वो जो है मुस्लिम अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि ईसाई अल्पसंख्यक। अब ईसाई अल्पसंख्यक कौन से हैं? यदि हम मुसलमानों के बाद देखें तो ईसाइयों का नाम विशेष रूप से आता है। और 2000 की जनगणना के अनुसार यदि देखें तो इनका जो प्रतिशत है भारत में कुल जनसंख्या का वो 2.3% है। और अंग्रेजी शासनकाल भी ईसाई लोगों का ही काल रहा है। भारत में अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी हैं और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिख जो अल्पसंख्यक है या सिख माइनॉरिटीज़ की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सिखों की जो जनसंख्या है वो लगभग 1.97 करोड़ के करीब हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो भारत में भाषा पर आधारित भी जनसंख्या है और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जनजातियों पे आधारित भी अल्पसंख्यक है। कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणी के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को रोकने के लिए अब हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान के अंदर संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 14,
15 और 16 के अंदर जो है ये कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया। मतलब ये जो 3 अनुच्छेद हैं वो ये कहते हैं कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान हैं। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 30 के अंदर जो है धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार भी देता है। मतलब अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 30 में कि धर्म और भाषा पर जो है अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए जाएं। इसी के साथ साथ 1987 के अंदर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 1 सदस्य और 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का भी गठन किया गया, जिसकी जो है 29 जनवरी 2006 को किया गया। इसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री ने एक 15 सूत्री कार्यक्रम का गठन भी किया। और इसका जो उद्देश्य क्या था, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि करना और नई योजनाओं को संचालित करना, स्वरोजगार देना, ऋण सहायता में वृद्धि करना, राज्य और केंद्र सरकार में नौकरियों का चयन और उनकी जो है रोजगार में भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य रहा है। साथ साथ अल्पसंख्यक जिलों में की पहचान की गई। मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट ढूंढे गए जहां पर अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुत ज़्यादा में थे, और ये वाला जो कार्य है वो 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया और इसमें 90 जिलों की ऐसी पहचान की गई जहां पर अल्पसंख्यक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। और ऐसे जिलों के अंदर शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, आवास, पेयजल, विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाएं जो है अल्पसंख्यकों को दी गई। इसके साथ साथ जो है एक मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, ये एक पंजीकृत सोसाइटी है, मतलब रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और इसका उद्देश्य समाज में शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करना था। और इसके अंदर जो है विशेष रूप से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप भी हैं, जैसे माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा एक योजना ये भी थी जिसके अंदर पढ़ो परदेश, ये जो है आप देख रहे हैं, ये पढ़ो परदेश, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों को विदेश में जाने की सुविधा दी गई। इसके साथ साथ एक नया सवेरा योजना शुरुआत की गई। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक समुदायों से जो संबंधित अभ्यर्थी होते हैं इनको निःशुल्क कोचिंग दी गई। इसके अलावा एक नई उड़ान योजना शुरू की गई। इसमें जो बच्चे IAS बनना चाह रहे हैं, जो RPSC देना चाह रहे हैं, जो UPSC देना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई। तो ये इनको शैक्षणिक स्तरीकरण जो है सशक्तिकरण किया गया। इसके साथ साथ इनको आर्थिक विकास जैसे कौशल विकास की सुविधाएं दी गई, जिसमें इनको एक तो सीखो और कमाओ, इसके अलावा पारंपरिक कलाओं शिल्पों के विकास हेतु कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा नई मंजिल सामाजिक आकलन और सामाजिक प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की गई। और यदि हम कहें कि इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल एक अकादमी भी शुरू की गई, जिसका शॉर्ट फॉर्म मानस के रूप में। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के माध्यम से इनको बहुत ही कम ब्याज दरों पर जो है ऋण भी दिया गया। तो ये इनको सुविधाएं दी गई। इसके साथ साथ इनको कुछ विशेष ज़रूरतों को भी ध्यान में रख के, जैसे एक कार्यक्रम शुरू किया गया नई रोशनी। ये क्या है, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता की योजना की गई। साथ साथ में एक हमारी धरोहर के नाम से योजना शुरू की गई। इसमें क्या किया गया कि भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत संरक्षित करने की योजना बनाई गई। इसके अलावा जियो पारसी योजना एक चलाई गई। इसमें क्या किया गया कि
भारत में पारसियों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए इस तरह की एक योजना बनाई गई जिसका नाम जो था वो जियो पारसी रखा गया। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने शुरू की गई, क्योंकि भारत के अंदर जो है अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो कि समाज में अपना पूर्णतः योगदान दे रहा है। तो भारत सरकार का ये फर्ज बनता है कि संविधान के अंदर, शिक्षा के अंदर इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाए। इस तरीके से कुछ संस्थानों से भी इनको सहायता दी गई है, जैसे मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन के लिए सहायता, इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम को इक्विटी, इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की राज्य एजेंसियों से इनको सहायता अनुदान भी दिया गया। तो ये कुछ ऐसी संस्थान हैं जो कि अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है। तो इस तरीके से जो है भारतीय समुदाय के अंदर देखिए एक सांस्कृतिक विरासत है जिनको कि हमें सहेजना है। भारत का हर एक नागरिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए भारत सरकार जो है पूरी तरीके से उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। थैंक यू।